डेली हैबिट डालनी है कि गोविंद पारिक का एक पेज तो करना ही करना है, चाहे से आप बेड टाइम पे कीजिए, चाहे से आप मॉर्निंग में कीजिए, चाहे से आफ्टरनून में कीजिए। ठीक है, अगर मॉर्निंग में करेंगे तो बेटर रहेगा फ्रेश माइंड से। और रिवीजन वाला मंत्र नहीं भूलना है, डेली रिवीजन करनी है। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो इजी क्वेश्चंस को गलत करने की जो हैबिट है वो ठीक हो जाएगी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा कि इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है उनसे। और दूसरी चीज, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, है ना, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, मान लीजिए ए ऑप्शन लगा दिया, लेकिन जब आप सेकंड राउंड में उसकी रीडिंग करने जाते हैं, वापस जब आप रीचेक करने जाते हैं, तो आप उस पर टाइम देने लगते हैं और उस दूसरी बार रीडिंग के चक्कर में ए को कट करके आप सी लगा देते हैं और बाद में पता लगता है कि अरे मैं तो सही को गलत करके आई हूँ, है ना। तो इसीलिए ये चीज नहीं करनी है। ये तब होता है जब आपने रिवीजन कम लिया हो, इसीलिए रिवीजन बार बार करना है, बार बार। ठीक है, जितना हो सके। A very warm welcome to all of you on our YouTube channel. So till now we have studied page number 15 of Govind Parik important 80 pages series. I hope so. These videos were helpful to all of you. So today we will study page number 16. So starting में आप देखेंगे यहाँ पर नस्य के बारे में बात की गई है ना। उसके बाद में आप इस पेज में आगे चलेंगे तो यू विल रियलाइज कि रसायन के बारे में डिस्कशन हुआ है। रसायन के बाद में ज्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया, है ना। ज्वर, देन गुल्म, रक्तपित्त, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर चिकित्सा स्थान जो है आचार्य चरक वाला, तो चरक चिकित्सा के सीक्वेंस में यहाँ पर बातचीत हो रही है फ्रॉम 16 पेज नंबर। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आता है हमारे नस्य कर्म के भेद। अलग अलग आचार्यों में अलग अलग भेद बताए हैं। जैसे कि अगर हम चरक की बात करें तो उन्होंने 5 भेद और 3 भेद दोनों बताए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 भेद कौन कौन से हैं। रेचन, नेक्स्ट तर्पण एंड नेक्स्ट शमन। ठीक है, तो इसको आप रैट करके भी याद रख सकते हो, रैट्स, RTS, है ना, या फिर SRT। ठीक है, कुछ हमारे सीनियर्स इसको रेतस करके भी याद करते थे, रेतस, तो वो भी इजी कोड है। और जिनको ऐसे ही याद हो जाता है तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए ट्रिक्स या कोड्स को याद रखना। जहां पर बहुत ही जरूरी है, आपको बिल्कुल याद नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर आपको कोड्स का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 5 कौन कौन से बताए हैं। नावरणस्य, अवपीडनस्य, धमापन, धूमनस्य और लास्ट में आता है प्रतिमर्शनस्य। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 3 भेद भी बताए हैं, 5 भेद भी बताए हैं। ठीक है, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने जो है 2 भेद बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से, शिरोविरेचन और स्नेहन। ठीक है, तो विरेचन मतलब यहाँ पर ये शोधनीय पर्पस के लिए बात कर रहे हैं और दूसरा है स्नेहन यानी कि भ्रूमण के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आचार्य वाग्भट, तो इन्होंने 3 बताए हैं। कौन कौन से 3, विरेचन यानी कि वही शोधन की बात कर रहे हैं, दूसरा भ्रूमण और थर्ड आता है शमन। ठीक है, विरेचन, भ्रूमण और शमन। ठीक है, तो नस्य के 3 इफेक्ट बताए हैं, या तो आप शोधन के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप भ्रूमण कर रहे हो, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने बताया स्नेहन, है ना, और थर्ड आता है शमन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नस्य कर्म भेद। आगे चलते हैं वर्धमान पिप्पली रसायन। तो जब आप चरक चिकित्सा रसायन पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे वर्धमान पिप्पली रसायन के बारे में उल्लेख आया है। आचार्य चरक ने तो ऑब्वियसली रसायन के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, रसायन के तौर पर यूज करने को बताया है। आचार्य सुश्रुत ने जो इसका इंडिकेशन दिया है वो दिया है वात रक्त में, वात रक्त में, इंपॉर्टेंट। ओके, आचार्य काश्यप ने कहा दिया है, राज्यक्ष्मा और शोथ, राज्यक्ष्मा और शोथ। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी मात्रा। ये बहुत जरूरी है कि किस बल के पुरुष में कौन सी कल्पना की फॉर्म में यूज करना है। जैसे कि अगर उत्तम बल का पुरुष है तो वहां पर तो आपको इसको पीस कर देना है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में करके पीस कर देना है, नॉट पाउडर, कल्क फॉर्म में। ठीक है, पिष्टी बना के, यह पिष्टा नाम, है ना, तो पिष्टी बनाकर कल्क फॉर्म में देना है। कब, जब उत्तम बल वाला हो। नेक्स्ट आता है मध्यम, तो मध्यम बल में कैसे दोगे, क्वात के रूप में दोगे। और अगर हीन बल है, बिल्कुल ही उसमें जो है स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे केस में आपको उसको पाउडर फॉर्म में देना है, चूर्ण रूप में देना है। ठीक है, और वैसे भी आपने देखा ही होगा जब हम पंचविध कषाय कल्पना पढ़ते हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा जो गुरु बताई गई है वो कौन सी है, स्वरस है ना। स्वरस के बाद फिर कल्क है, उसके बाद रित यानी कि क्वात है, फिर शीत, फिर फांट, है ना। तो इस तरीके से क्योंकि कल्क जो है वो हैवी है, इसीलिए उत्तम बल वाले में कल्क देंगे। ठीक है, और क्वाथ जो है वो कल्क से लाइट है थोड़ा सा, है ना,
तो इसीलिए मध्यम बल वाले में जो है हम क्वार्क देंगे, और लास्ट में जो हीन बल बचता है उसमें हम चूर्ण का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी यहाँ पर जो है फुलफिल हो जाता है, करेक्ट प्रूव हो जाता है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी संख्या की। तो ये तो आपको ऐसे ही याद रखना है, 10, 6, 3 आचार्य चरक ने बताया 10, 6, 3। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने ये बताया 10, 7, 5। ठीक है, तो याद रख लेना, उत्तम बल वालों में दोनों में ही जो है 10, 10 दे रहे हैं, मध्यम में 6 ±1 और हीन बल में 3 ±2। ठीक है, इस तरीके से दे रहे हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं तो क्वेश्चन अगर आएगा संख्याओं पे, वैसे नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा कल्पनाओं से पूछा गया है, लेकिन अगर गलती से आ जाता है तो चरक वाला ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आप इसी को याद कर लेना, 10, 6, 3। ओके, आगे चलते हैं जोड़ की संज्ञा। ये भी कुछ खास जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वरोग अग्रजोबली चरक ने बोला है, रोगराज सुश्रुत ने बोला है, रोगपति वाग्भट ने बोला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं विषम जोड़ के अधिष्ठान, ये जरूरी है। अब यहाँ पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपना जो है अधिष्ठान बताए हैं। जब हम लोग भी यूजी में थे तो सोचते थे कि यार ये सभी आचार्यों ने एक साथ मीटिंग करके क्यों नहीं स्टेटमेंट्स अपनी सेम कर दी हैं, अलग अलग क्यों बताए हैं सबने, है ना। बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। एग्जाम क्रैक करना है, सीट लेना है पीजे में, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए तो कोशिश करते हैं याद करने का। सबसे पहले आचार्य चरक का देखो, विषम जोड़ के जो भेद बताए गए हैं वो कितने हैं, 5 हैं बच्चों, है ना। संतत, सतत, अन्य दुषक, तृतीयक और चतुर्थक, है ना। अब कौन से विषम जोड़ में कौन सी धातु जो है अधिष्ठित होती है ना, किस धातु के अधिष्ठान करके ज्वर होता है, तो वो अलग अलग आचार्यों ने बताया है, वो हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक की। तो आचार्य चरक ने जो है सीक्वेंस में बताया रस, रक्त, लेकिन मांस नहीं बताया, यही जरूरी है। आचार्य चरक ने मांस धातु का अधिष्ठान नहीं बताया विषम ज्वर में, वो उन्होंने माइनस कर दिया है। बाकी सभी सीक्वेंस में चलेगा रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा। ठीक है, और ये सीक्वेंस याद रख लेना, संतत, सतत, अन्य दुषक, तृतीयक, चतुर्थक, इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं आचार्य सुश्रुत की तरफ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि क्या दिमाग लगाना, है ना। उन्होंने सिंपल कंटिन्यूअस जो है मांस धातु भी ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रस, रक्त, मांस, मेद, और लास्ट में उन्होंने सोचा कि अरे अगर मैं अस्थि यहाँ पे लगाऊंगा तो मज्जा बच जाएगी, है ना। तो लास्ट में उन्होंने जो है अस्थि मज्जा एक साथ ऐड कर दिया, किसमें, चतुर्थक में। ओके, आगे चलते हैं आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट ने क्या करा, यहाँ तक तो सेम रखा आचार्य सुश्रुत वाला ही, रस, रक्त, मांस, मेद। ठीक है, और लास्ट में क्या करा इन्होंने, मेद, अस्थि, मज्जा। ठीक है, तो सबके लास्ट वाले थोड़े से गड़बड़ हैं, जैसे कि आचार्य वाग्भट का ये लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, आचार्य सुश्रुत ने अगर अस्थि मज्जा जोड़ दिया लास्ट में। आचार्य चरक का यहाँ पर इन्होंने वैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मोर करेक्टली यहाँ पर इन्होंने अस्थि मज्जा दोनों मानी है, तृतीयक में भी और चतुर्थक में भी। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर ऑप्शन में अस्थि मज्जा दोनों गिवन है तो वही मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा, लेकिन अगर मज्जा नहीं दिया हुआ तो आप केवल अस्थि भी लगा सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरीके से ऑप्शंस को डिजाइन किया गया है। तो डिफरेंस क्या क्या रहे वो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा आचार्य चरक ने जो है मांस नहीं माना, है ना, और लास्ट में क्या कर दिया, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत तरफ चलिए, उन्होंने क्या करा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा लास्ट में डाल दी। आचार्य वाग्भट ने क्या करा, सेम है सुश्रुत, लेकिन लास्ट में मेद, अस्थि मज्जा कर दिया। ठीक है, आगे देखिए विषम ज्वर के भेद तो अभी हमने पढ़े, 5 प्रकार के होते हैं। काश्यप ने क्या करा है, संतत ज्वर नहीं माना। ठीक है, आगे चलते हैं गुल्म के भेद। तो गुल्म के भेद कितने हैं, 5 होते हैं, आप सभी को पता है, वात, पित्त, कफ, रक्तज और सन्निपातज, है ना। सन्निपातज को क्या बोलते हैं, नीचे गुल्म। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। एनीवेज वाग्भट के कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कैसे हो गए, 5 + 3, 3 कौन से हो गए, द्वंद्वज वाले हो गए, है ना। आगे चलते हैं रक्त गुल्म की चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि रक्तज गुल्म में जो लक्षण मिलते हैं वो सारे कैसे मिलते हैं, जैसे कि गर्भिणी में मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि कुछ फीमेल्स होती हैं जो थोड़ा सा साइकोसोमैटिक ये सिम्टम्स लेकर आते हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, काउंसिल नहीं कर सकते, है ना। वो लोग बोल सकते हैं कि नहीं डॉक्टर नहीं समझ रहे हैं, आई एम प्रेग्नेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो मेरे हिसाब से उन जैसे पेशेंट्स की शांति के लिए, है ना, ताकि वो ट्रबल ना क्रिएट करे, इसीलिए आचार्य चरक ने बोला है कि जब एक बार 10 मंथ जो है पास हो जाए उसके बाद आप जो है रक्तज गुल्म का ट्रीटमेंट कर सकते हो।
सेम काश्यप ने भी यही बताया है, ठीक है, दोनों ही आचार्यों ने बताया है। नेक्स्ट देखिए, रक्तपित्त में गंध की बात करें अगर हम, तो आचार्य चरक और वाग्भट ने क्या बताई है, मत्स्य गंध के समान बताई है, जबकि लौह गंधी जो है चरक और सुश्रुत ने कॉमन बताई है, ठीक है, तो याद कर लेना। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जब हम ज्वर पढ़ रहे थे विषम ज्वर, यहाँ पर हमने साध्या साध्यता मिस हो गई, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग वाली है ना, रस रक्त मांस मेद, मेद धातु तक जो है वो साध्य बताई गई है, ठीक है। जब डीप सीटेड हो गए हैं दोष, यानी कि अस्थि मज्जा वाली जो है कृच्छ साध्य है, और शुक्रगत वाली बताई गई है, विभू जो है उसमें चला गया, विभू मतलब क्या है, आत्मा है ना, वो जा चुकी है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो असाध्य, ठीक है। तो साध्य असाध्यता भी जरूरी है। ऐसे ही आप कुष्ठ के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। कुष्ठ के बारे में क्या है, साध्य असाध्यता के रिस्पेक्ट में बताया गया है कि अगर मेद धातु में कुष्ठ पहुंच गया तो वो हो जाएगा याप्य, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेदोगत ज्वर को तो साध्य बताया गया है ना, लेकिन मेदोगत अगर कुष्ठ पहुंच गया है तो वो हो जाएगा याप्य। अगर इसके ऊपर है धातुओं में तो साध्य, और अगर और ज्यादा डीप में पहुंच गया तो हो जाएगा असाध्य, ठीक है। तो ये भी यहीं पर याद रख लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 16। यहाँ पर हमारा गोविंद पारिक का पेज 16 भी कंप्लीट होता है। जल्दी जल्दी से गोविंद पारिक कंप्लीट कर लीजिए, है ना, ताकि आप एग्जाम आने से पहले कम से कम 3 बार तो इसकी रीडिंग कर ही लीजिए, है ना, और बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मजा भी आता है क्योंकि इसमें कब कौन सा टॉपिक बीच में जंप कर जाता है तो थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना, वेरिएशन आता रहता है, तो बोर नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोविंद पारिक पेज 16। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 17। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।